हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बायोलॉजी को स्टार्ट करें। रेडी? ओके। चलिए सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है सेल यानी कि कोशिका। ये सेल ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक क्लास में कवर किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये जो लेक्चर है 2 या 3 पार्ट में होंगे। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में होंगे। चलिए अब बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी है क्या, इसमें क्या सजीव जितने भी हैं, कौन है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी 2 पार्ट में बटा हुआ, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। अब जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं बता सकते हैं? बताइए, जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? जूलॉजी में जीव जंतुओं का। ठीक है, जीव जंतुओं की स्टडी जूलॉजी में करते हैं। इसकी खोजकर्ता कौन थे? अरस्तु। ठीक है, और बॉटनी में किसका स्टडी करते हैं? पादप का, यानी कि पेड़ पौधे की स्टडी हम लोग बॉटनी में करते हैं। इसके फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। चलिए अब हम लोग जूलॉजी के अंदर देखिए, बॉटनी अलग है, बॉटनी को हम लोग अलग सेपरेट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जूलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक है सेल। ठीक है, अब सेल को हम लोग आज ये पहला लेक्चर है, फिर आने वाले 1-2 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। एक लेक्चर में ये होने वाला टॉपिक नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, है क्या कोशिका, है क्या बता सकते हैं आप लोग में से कोई? कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं? देखिए सेल क्या है, अब लोग बोलेंगे क्या कि पूरे बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका, लेकिन ये सूक्ष्मतम पार्ट नहीं है, ये सूक्ष्मतम एक कह सकते हैं कि इकाई है, लेकिन इससे भी सूक्ष्मतम है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक सूक्ष्मतम इकाई बोल सकते हैं, यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको मकान बनाना है, तो आप एक ईंट लिए। ठीक है, ईंट लिए, ये हो गया ईंट को जोड़ करके आप क्या बना दिए, तो ये एक रूम बना सकते हैं। ठीक है, रूम से बन गया ये आपका, ये रूम हो गया। अब बहुत सारे रूम को मिला दीजिएगा। ठीक, बहुत सारे रूम को आप मिला दिए तो ये आपका हाउस हो गया, है ना? तो क्या ये ईंट से रूम बनाने में सिर्फ ईंट का ज़रूरत था? नहीं, ईंट का ज़रूरत नहीं था, उसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। सीमेंट लगता है, उसमें बालू लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी रूम बनेगा। लेकिन एक्चुअल में संरचना ऐसे ही है। उसी प्रकार से सेम हमारा बॉडी भी है। बॉडी की जो संरचना बनी हुई है, सबसे पहला जो ईंट का काम करता है वो सेल है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर के रूम का निर्माण जैसे ईंट करता है, वैसे ही सेल बहुत सारे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यूज। ठीक है, उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक से फिर क्या बना? उत्तक से फिर बनता है हमारा क्या बनता है? एक अंग बनता है, और अंग से फिर हमारा पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार का संरचना हमारे शरीर की है। बहुत सारे सेल हैं, सेल बहुत सारे मिलकर के उत्तक बना लेते हैं, उत्तक मिलकर के एक अंग बना लेते हैं, और अंग से हमारा बॉडी बना हुआ है। बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, लीवर है, किडनी है, वो तो बहुत सारे अंग हैं, वो मिल करके हमारा बॉडी बना है। अब आप लोग ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि क्या कोशिका एक का टाइप का है क्या? जैसे मान लीजिए आपका आँख है, इसकी कोशिका तो अलग होगी, आपका हाथ है अलग होगी, उत्तक भी अलग होंगे। तो एक कोशिका सब उत्तक को बना देगा? नहीं। जैसे अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं मिल करके अलग अलग उत्तक का निर्माण करते हैं।
और वो सेम टाइप के उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं और अंग से मिलके हमारा पूरा बॉडी बना हुआ। ठीक है, देखिए अब सेल को एक्चुअली में कहा क्या जाता है, सेल को कहा जाता है, इसको साइटो भी बोला जाता है, साइटो। और इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल उसको बोला जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी। इसका खोज किन्होंने किया था, अब सेल की खोज किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में इसका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा, साइटो मतलब क्या, कोशिका। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हुए, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आपको हम याद करने के लिए एक छोटा सा एक ट्रिक दे रहे हैं। रॉबर्ट हुक, हुक का मतलब क्या, आप देखे होंगे किसी चीज़ को निकालने वाला हुक होता है ना, पिन। तो हुक, रॉबर्ट हुक, हुक ने क्या किया, कोशिका को निकाला, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन चूंकि हुक से निकालने में कोशिका डैमेज हो गई, तो ये भी याद रखिएगा कि हुक से क्या निकाले थे कोशिका को, तो आपको ये याद रहेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन हुक से निकाले थे तो कोशिका क्या हो गई थी, मर गई थी। तो मृत कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, लेकिन वो मृत कोशिका थी। उसके बाद आए सबसे पहले, तो अब आता है क्वेश्चन, जीवित कोशिका किन के द्वारा खोजा गया, ये तो मृत कोशिका खोजे थे, अब जीवित कोशिका किन के द्वारा खोजा गया। तो सबसे पहले 10 साल बाद, नहीं सॉरी 9 साल बाद 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, लुवेनहॉक, वेन लुवेनहॉक इनका नाम था, वेन लुवेनहॉक। इन्होंने कोशिका खोजा जो कि जीवित कोशिका। तो क्वेश्चन आया कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लुवेनहॉक ने किया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। देखिए हमारी कोशिका ये है, ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना समझिए कि ये हमारी कोशिका है और बीच में जो है इसको केंद्रक बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं। अब केंद्रक का खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस का खोज किन्होंने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट। चलिए इसको हम फिर डिटेल पढ़ेंगे। अब ये तो ठीक है, कोशिका मिल गई, कोशिका की खोज किन्होंने किया। अब कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया था, सिद्धांत का मतलब क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब इनका क्या सिद्धांत था, इनका ये सिद्धांत था कि हमारी जो संरचना हुई है, हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो कोशिकाओं से मिल के बना हुआ। ये सिद्धांत किन्होंने दिया, तो वो सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान, यानी कि कोशिका का सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है सबसे छोटी कोशिका क्या, किसे कौन सी है जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे लंबी कोशिका हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका तंत्र। अच्छा देखिए, लंबा और बड़ा दोनों में अंतर होता है ना, जैसे कुतुब मीनार बड़ा है, नहीं ताजमहल बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है, तो लंबाई और बड़ा में अंतर है। तो ये जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि हमारी कोशिका जो है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोशिका द्रव, जीव द्रव, जो इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। देखिए कोशिका द्रव किसको कहते हैं, हमारी कोशिकाओं में बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे, जैसे न्यूक्लियस है,
सेंट्रोसोम है, ER रेक्टिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, ये बहुत सारी चीज़ हैं। लेकिन इन सभी के बीच में क्या है, एक लिक्विड द्रव भरा हुआ है। इसी द्रव को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। अब द्रव क्यों भरा हुआ है, देखिए मान लीजिए कि आप एक ही पॉलीथीन में एक में सब चीज़ ले लिए, चावल भी ले लिए, दाल भी ले लिए, सब्जी भी ले लिए, क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा ना। तो मिक्स ना हो या ये सभी एक दूसरे से मिले ना, उसके लिए क्या किया जाता है, लिक्विड इसमें फिल कर दिया जाता है, द्रव भरा हुआ है। सोचिए भगवान कितना होशियार थे, बनाने में कितना दिमाग लगाए होंगे। तो ये जो द्रव है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ द्रव है। अच्छा, न्यूक्लियस ही अकेला न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस में और भी बहुत सारे चीज़ हैं, वो धीरे धीरे देखते जाइए, आपको समझ में आएगा क्या क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव, ठीक है। अब आता है कोशिका भित्ति, किसको कहते हैं, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है ना, एक कोशिका के बाहर वाला जो ये वाला आवरण है, ये सेल वॉल कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए सब्जी लेने गए, ठीक है, मार्केट में सब्जी ले रहे हैं, एक आपको थैला लेते हैं ना, थैला जिसमें सारा आलू प्याज टमाटर सब कर लिए, तो एक थैला लिए तो वो क्या है आपका, जिसके अंदर सभी चीज़ हैं, ये थैला में बंद है, तो इसको बोलते हैं झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब आपका जो कोशिका का वजन है बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि आप सब्जी बहुत ज़्यादा ले लिए, एक झोला ले लिए, तो पॉलीथीन में अटेगा या वजन से वो तो टूट जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि एक बड़ा सा थैला एक और डबल कर लेते हैं उसमें, है ना, डबल कर लेते हैं। तो जो डबल थैला है उसी को बोला जाता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अच्छा, सेल वॉल किस में ज़रूरत होगा, जिसका कोशिका बड़ा का हो। छोटा कोशिका वाला को क्या यूज़, तो पॉलीथीन में लेके चल देगा। मान लीजिए आपको थोड़ा सा सामान लेना है, आप पॉलीथीन में लेके चल दीजिएगा। लेकिन किसी को बहुत सारा सामान लेना है तो उसको एक पॉलीथीन में नहीं काम चलेगा, उसको 2 पॉलीथीन डबल करना पड़ेगा ताकि वो वेट उसका अड़ सके। तो कोशिका जो वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे में क्या है कि उसकी जो पेड़ पौधे की कोशिका है वो बहुत बड़ा होता है ना, उसकी जो कोशिका है बहुत बड़ा होता है, इसलिए होता है। अब ये जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जीव जंतुओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कोशिका झिल्ली ये वाला, ये जो रेड से दिया हुआ है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाएगा, ये दोनों में पाया जाता है। ये प्लांट्स में भी पाया जाएगा और एनिमल्स में भी पाया जाएगा, यानी कि जीव जंतुओं में भी और पेड़ पौधे में भी, ये दोनों पाया जाएगा। आप एक सिंपल तरीका समझिए कि जो एनिमल सेल है उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी दोनों पाई जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए इतना समझ में आया होगा, इससे अब आगे चलिए। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इनका खोज किसने किया था, सूत्रकणिका की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए अभी आपका चैप्टर ये सेल चल रहा है, आगे आप चलिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, श्वसन, उसमें आप ये पढ़िएगा ना कि हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के सहारे हमारे सेल में आता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ऑक्सीजन हमारे सेल में आता है और वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीश्वसन करती है, ठीक है। और इसी ऑक्सीश्वसन के द्वारा एक ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी मिल करके एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। 38 एटीपी मिल करके एक प्रोटीन बनाता है। इसी प्रोटीन से हम लोग क्या ऊर्जा पाते हैं, शक्ति पाते हैं।
आपको हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ऊर्जा मिल रहा है। तो कहाँ से ऊर्जा मिल रहा है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आपको ऊर्जा मिलता है। अब पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ? कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए, सब बताइए, कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? कहाँ है? सेल में। सेल कहाँ है? हर जगह, बॉडी के हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण आपके पूरे बॉडी में हर जगह हो रहा है ना। अब मान लीजिए आपका पैर है, पैर में भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है, हर जगह पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। हम अभी बोल रहे हैं तो जीभ में भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अच्छा चलिए, मान लीजिए जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बना रहा है, रेगुलर बना रहा है, लेकिन हर अंग का मतलब यूज अलग अलग है। जैसे कोई आदमी कुदाल पार रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खपत हो रहा है? हाथ चूँकि चल रहा है ना। अब जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा ऊर्जा कहाँ लग रहा है? जीभ में। पैर तो बेचारा खड़ा है ना, पैर तो खड़ा है, लेकिन पैर ऊर्जा बना रहा है ना। खपत जीभ को ज़्यादा है, लेकिन ऊर्जा तो सब जगह बन रहा है। तो जीभ वाला, या फिर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, बॉडी स्थिर है लेकिन आपका हाथ चल रहा है ना, तो ऊर्जा का खपत कहाँ हो रहा है? हाथ पे। तो चूँकि इस वाले हाथ वाले कोशिका की ऊर्जा खपत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी पूर्ति करना जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एक कोशिका के अंदर एक चीज़ पाया जाता है, उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में गोल्गी काय कहते हैं। इसका काम क्या है? गोल्गी काय है क्या? जैसे अभी हम बताया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, लेकिन ऊर्जा हर पार्ट में बन रहा है, लेकिन यूज कहीं पे विशेष है। जैसे आप दौड़ने लगे तो आपकी ऊर्जा कहाँ खपत होगी? पैर में। तो क्या होगा, जो गोल्गी बॉडी है वो सभी पूरे बॉडी की ऊर्जा को लेकर के आपके पैर में दे देगा, जहाँ खपत हो रहा है वहाँ दे देगा। आप लिख रहे हैं तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है? सब जगह से ऊर्जा लेगा, चलो भाई चलो चलो चलो, ज़रूरत वहाँ है ना। जैसे आप मान लीजिए, आप ही देखें, स्कूल में जाते हैं तो क्या आप देखते हो किसी के पास 5 कलम है, किसी का कलम ख़त्म होने वाला होगा तो उसे ले करके वो दे देता है कि लो भाई लिखो। तो गोल्गी बॉडी क्या काम करता है? इसका काम क्या है? परिवहन का। ये पदार्थों का परिवहन करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रही थी ना, जो एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था, उसको पूरे बॉडी में पहुंचाता है गोल्गी बॉडी। लेकिन विशेष करके किसको? जिस अंग का ज़्यादा खपत हो रहा है उसको जल्दी से पहुंचाएगा ये गोल्गी बॉडी। तो हमारे शरीर में गोल्गी बॉडी बहुत ज़रूरी है। नहीं यदि गोल्गी बॉडी रहेगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए दौड़ रहे हैं तो आपका पैर बहुत जल्दी थक जाएगा, तो आप क्या कहिएगा कि ना पैरवा थकल है, शरीरवा ठीक है। समझ रहे हैं? गोल्गी बॉडी यदि न रहे तो ऐसा ही कंडीशन होगा। इसलिए गोल्गी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा को परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक है। अब इसका खोज किन्होंने किया था? जैसा कि नाम है तो इसकी जो खोज करता भी हैं वो कौन है? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का निर्माण आविष्कार किन्होंने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। अब अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदत्त जालिका। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? अंतःप्रदत्त जालिका क्या है? ये कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है। जैसे घर में देखते हैं आप पिलर देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि घर का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। तो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, वो कहीं से पिचके नहीं, कहीं से धंसे नहीं, चिपके नहीं, उसके लिए ये अंतःप्रदत्त जालिका दिया जाता है। जैसे ये कोशिका है ना, देखिए ये कोशिका है ना, ये ऐसे करके इसको पिलर का काम करता है, ठीक है ना। ये पिलर का काम करता है, कोशिका को संरचना को बनाए रखता है, ये अंतःप्रदत्त जालिका। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ वाला जो ईआर है वो वसा का निर्माण करता है, जैसे देखिए आपका स्किन कहीं पे देखते हैं बहुत चिकना है,
फैट जमा है, तो ये कौन निर्माण करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ वाला पार्ट। ये जो रफ वाला पार्ट है, अब एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रदत्त जालिका का जो रफ पार्ट है, इसमें इसी के ऊपर जैसे ER है, मान लीजिए कि ये ER है, ठीक है, ये ER है, ये दो पार्ट में बट गए, ठीक है, ये स्मूथ है, ये रफ है, ठीक। तो स्मूथ वाले में क्या बनेगा? वसा बनेगा। और रफ वाले में एक चीज़ यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक। इसी रफ वाले अंतःप्रदत्त जालिका पे पाया जाता है राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है वो देखिए। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन कैसे बनता है ये बता सकते हैं? आइडिया है? देखिए, प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड को मिला देते हैं तो वो एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। 20 एमिनो एसिड को मिलाते हैं तो वो एक प्रोटीन बनता है। अब 20 एमिनो एसिड आता कहाँ है शरीर में? आता कहाँ से है शरीर में वो देखिए एमिनो एसिड 10 प्रकार के एमिनो एसिड हर इंसान के बॉडी में रहते हैं, पाए जाते हैं, बिल्कुल सबके शरीर में। लेकिन 10 प्रकार का एमिनो एसिड है ना, वो आपको खाने के द्वारा लिया जाता है। जैसे आप जो भी भोजन लेते हैं ना, उससे आपको 10 एमिनो एसिड प्राप्त होता है। और ये एमिनो एसिड, अच्छा, खाना खाते हैं तो राइबोसोम बनाता है ना आपका प्रोटीन। तो राइबोसोम के पास ये इसका जो 10 एमिनो एसिड है कौन ले जाता है? वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे हम लोग खाते हैं। ये आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल से बताएंगे कैसे होता है। आप इतना समझिए कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। अब राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं, 70S और ये 80S। अब ये 70S और 80S क्या है? देखिए, ये जो सेल है सेल है सेल है, ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसका टाइप हम सेल का टाइप अलग या सेल डिवीजन अगले टॉपिक में देखें। आप इतना देखिए कि राइबोसोम का किसको ज़्यादा होगी? पेड़ पौधे को, तो उसको 80S उसमें पाया जाता है 80S, और जिसको कम किया जा सकता है उसमें पाया जाता है 70S। चलिए अब अगला टॉपिक है, अगला है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या करता है? देखिए, मान लीजिए कि आपका एक सेल है, किसी प्रकार से आप देखते हैं घाव हो गया, तो वहाँ का सेल डैमेज हो गया, तो क्या घाव वैसे ही रह जाता है? ठीक होने के बाद वैसे ही गड्ढा रह जाता है, बढ़ जाता है ना। कैसे बढ़ता है? इसके मदद से, सेंट्रोसोम की मदद से। ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन कहने का मतलब क्या? एक कोशिका यदि बगल में खाली हो गया है कोई कोशिका, तो वो बगल वाला कोशिका टूट करके एक नया कोशिका का निर्माण कर देता है और खाली जगह को फिल कर देता है। तो इसका काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये सेल का डिवीजन करता है, सेल को 2 पार्ट में विभाजित करता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे वोबेरी नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेंट्रोसोम का आविष्कार किया था। चलिए अब अगला है वैक्यूल्स। क्या है वैक्यूल्स? इसको हिंदी में रसधानी कहते हैं। देखिए, अब कोशिका, हम आपको बोले कि आपके बॉडी में 65% वाटर है। आप आश्चर्य कीजिए, कैसे 55% कैसे वाटर है? हम लोग तो पीते कम है, पनियत जाता कहाँ है? आपके हर एक कोशिका में जल संचित रहता है। वो कहाँ रहता है? वैक्यूल्स के अंदर जल स्टोर रहता है। हर कोशिका वाटर को स्टोर करके रखती है, किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर। इसको रसधानी कहा जाता है, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे, ठीक है। वैक्यूल समझ गए होंगे, ये वाटर को स्टोर करके रखता है। अब अगला है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। इसकी खोज इसका खोज किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये काम क्या करता है? इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का दिमाग, ठीक है। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? ये है न्यूक्लियस। और ये सारे अभी आप क्या क्या पढ़े देख लीजिए। ये पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए,
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ लिए, सेंट्रोसोम पढ़ लिए, वैक्यूल्स पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए। सबका काम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये क्या करता है, आप रिवाइज कीजिए कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये क्या करता है, इसको ऊर्जागृह कहते हैं। ऊर्जागृह कहते हैं आपके लिए, ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। उस ऊर्जा को पूरे बॉडी में पहुंचाता कौन है, गोल्गी बॉडी, ठीक ना। अब ये वैक्यूल्स क्या है, ये कोशिका में जल को स्टोर करके रखता है। ईआर रेक्टिकुलम क्या है, इसकी संरचना को बनाए रखता है। राइबोसोम क्या है, इसको प्रोटीन हाउस कहते हैं, ये प्रोटीन बनाता है। सेंट्रोसोम क्या है, कोशिका का विभाजन में सहायक है, कोशिका को विभाजित करता है। अब सबको देखभाल कौन करेगा, सबको गाइडेंस कौन करेगा, वो क्लास में मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर होता है ना, सब पे निगरानी रखता है, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो केंद्रक है वो मॉनिटर का काम कर रहा है। ये जितने भी हैं ना, सबको कंट्रोल करके रखता है, इसलिए सेल कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। ये सबको गाइडेंस करता है, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये कंट्रोलर है। कोशिका के अंदर सभी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम, इसको गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, आप इसको देख लीजिए, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र किसको कहते हैं वो अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन आप छोटा सा आइडिया लीजिए। गुणसूत्र क्या है, बता सकते हैं गुणसूत्र क्या है, कितने हैं मानव ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर होता है, ठीक, 46 ऐसे है ना, पेयर में 23 ऐसे 46। इसमें क्रोमोसोम दो प्रकार के, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 पेयर होते हैं, ऑलोसोम 1 पेयर होता है। ऑलोसोम, ये ऑटोसोम जो होता है ना, मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, यानी कि 22 जोड़ा मेल और फीमेल में बिल्कुल बराबर है। जैसे हमारा 2 हाथ है तो गर्ल्स लोगों का भी 2 हाथ है, आप लोग का 2 हाथ है तो आप लोगों का भी 2 हाथ, तो ये बराबर होता है, ठीक ना। लेकिन ऑलोसोम ये डिफरेंट है, मेल में जो होता है वो XY होता है और फीमेल में जो क्रोमोसोम है XX है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना, तो उसमें ये 22 पेयर जो ये ऑटोसोम है वो तो रहेगा ही। ऑलोसोम में से इसमें से एक गुणसूत्र, इसमें से एक, ये दोनों मिलकर के एक पेयर और बनाते हैं। देखिए यदि XY पेयर गया तो वो जेंडर को डिसाइड करता है, यदि XY पेयर गया तो वो जेंडर कौन सा होगा, मेल, ठीक है। यदि XX गया तो वो जेंडर कौन सा होगा, फीमेल। ये जो गुणसूत्र वाला टॉपिक है कि ह्यूमन में कितने गुणसूत्र है, जानवर में, ये एक स्पेशल टॉपिक है, वो हम अगले टॉपिक में लेके आएंगे। अगला चैप्टर यही रहेगा क्रोमोसोम का ही, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। अब इसको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, इसको का खोजकर्ता कौन थे, डी डुबे। इसके खोजकर्ता कौन थे, डी डुबे। अब ये लाइसोसोम क्या है, हमारी बॉडी में ना लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। मान लीजिए कोई कोशिका में बहुत सारी चीज़ें, यदि कोई काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम है वो नहीं कर रहा है, सेंट्रोसोम काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करता है ना, इसके अंदर एक जल घटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में एक जल घटक एंजाइम पाया जाता है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जिस पे पड़ा ना, मतलब मान लीजिए कोशिका में किसी पे पड़ा तो उसको वो क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसको पचा देता है। तो ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जल घटक एंजाइम पाए जाते हैं। अब चूंकि ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये गोल्गी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना, ये नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस पर जल घटक एंजाइम छिड़क देगा। लो छिड़क दिया, अब क्या होगा, गया काम से, कौन गया काम से, गोल्गी बॉडी गया, ठीक है। तो कोशिका के अंदर किसी को नष्ट करना हो तो लाइसोसोम अपना जल घटक एंजाइम उस पर छिड़क देता है, ठीक है। इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, एटम बॉम्ब भी कहते हैं।
अब देखिए, मान लीजिए कि किसी कारण से एक जगह का आप ऐसे मारे, यहाँ का क्या हुआ कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो क्या करेगा, वहाँ का जो लाइसोसोम होगा उस पर जल घटक एंजाइम छिड़क देगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यदि ना रहे तो क्या होगा, आप ये सोचिए, ना रहे तो क्या होगा। कोशिका के अंदर यदि कोई चीज़ वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, तो क्या होगा, वो उसी में सड़ने लगेगा, है ना। तो कोशिका के अंदर ही कोई चीज़ यदि सड़ने लगे तो फिर वो हानिकारक है, इसलिए उसको हटाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना आता है ना कि लाइसोसोम ही ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे छोटा सा चोट लगा, ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया मरा, ये मरा, तो उसको तो वो कर लेगा कवर। लेकिन बहुत ज़ोर से चोट लग गया, अब पता चला यहाँ सहेट के कोई एक लाठी मार दे इसे पर, ठीक, तो क्या हो जाता है, अब वहाँ का तो लाइसोसोम मर गया। जैसे ही लाइसोसोम मरा तो यहाँ देखते हैं काला हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तब क्या होगा, अब चूँकि वहाँ का तो जो जिसका काम है पाचन करना वही मर गया, अब वो कैसे कवर होगा। तब उस केस में क्या होता है, आप लोग देखते हैं डॉक्टर बताता है कि इसको सेकिए, बर्फ़ से सेकिए या गर्म से सेकिए। उसका देखिए, उसका एक कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं ना, आप सेंकते हैं उसको, तो अगल बगल की कोशिका, देखिए कोशिका तो हर जगह है ना, तो अगल बगल वाले कोशिका का जो लाइसोसोम है, जैसे ही गर्म उसको लगता है तो देखता है, अरे कुछ हुआ है लगता है, तो उसको पता चलता है कि अच्छा बगल वाला जो कोशिका है वो मर गया है। तब क्या होगा, पड़ोसी मदद करता है, ठीक है, पड़ोसी तो हमेशा मदद करता है। तो बगल वाले जो कोशिका के लाइसोसोम हैं वो क्या करते हैं, अपना जल घटक एंजाइम धीरे 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 छिड़कने लगता है। कहाँ, जहाँ पे डेड सेल हो गया, जहाँ सेल डेड हो गया है वहाँ पे छिड़कने लगता है। तब देखते हैं कि कोई भी काला जल घाव हो गया, वो देखते हैं धीरे धीरे किनारे से धीरे धीरे ठीक होते 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 ठीक हो जाता है। तो वो कैसे ठीक होता है, लाइसोसोम के ही मदद से। चलिए सेंट्रोसोम एक और टॉपिक है सेंट्रोसोम का, वो देख लीजिए। सेंट्रोसोम क्या है, कोशिका का विभाजन करता है। यदि यही सेंट्रोसोम किसी जगह पे, मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसका सेंट्रोसोम क्या है, एक कोशिका बना दिया, ठीक है, अब सेंट्रोसोम पगला गया है, मान लीजिए कि सेंट्रोसोम पगला गया है, वो क्या करेगा, इहो कोशिका को तोड़ देगा, इहो कोशिका को तोड़ेगा, सबको तोड़ते तोड़ते बहुत कोशिका बनाने लगेगा। कोशिका काहे, सेंट्रोसोम पगला गया है तो कोशिका बहुत ज़्यादा बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न को ही कैंसर कहते हैं। आप कैंसर बीमारी जानते होंगे, तो कैंसर बीमारी क्या है, यही है, कोई बीमारी नहीं है, अत्यधिक कोशिका का विभाजन ही कैंसर है, ठीक है। अब कोशिका का विभाजन कहाँ पे नहीं होता है और कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कोशिका का विभाजन ब्रेन में नहीं होता है। न्यूरॉन सेल जितने हैं आपका ब्रेन वाला एरिया, उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यानी कि यहाँ कट गया वो ठीक हो जाएगा, हाथ कट गया वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन में चोट लगा नहीं ठीक होगा। अब ब्रेन में भी क्या है कि मान लीजिए ऊपर छिला गया है, ये ठीक हो जाएगा, खोपड़ी में लग गया है वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन एकदम बहुत ज़ोर से लग गया है, ठीक है ना, एकदम गजनी की तरह, तो क्या हो जाएगा, जब एकदम बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा कि आपका न्यूरॉन सेल को डैमेज कर देगा। और एक बार जब न्यूरॉन सेल डैमेज हुआ तो वो ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है और कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है। इसलिए पुलिस सब कहता है कि हेलमेट पहनो, है ना, क्योंकि बाकी सब टूटेगा तो रिपेयर हो जाएगा, ये टूटेगा तो रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, लाइसोसोम समझ में आ गया, सेंट्रोसोम समझ में आ गया। चलिए अब लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, यानी कि पूरे बॉडी में लाइसोसोम का यही काम है, पाचन का। लेकिन कहाँ पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। यानी कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी को कौन पाचन करेगा? और आरबीसी को अच्छा, आरबीसी का लाइफ कितना है? 120 दिन का। 120 दिन के बाद आरबीसी तो खुद ब खुद मर जाएगा। तो मरा हुआ को कौन हटाएगा? उसमें तो लाइसोसोम है नहीं। कोशिका में तो ये काम कर रहा था लाइसोसोम, लेकिन आरबीसी में नहीं। तो आरबीसी में प्लीहा काम करता है।
इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ये ब्लड वाले टॉपिक में इसको फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट में आप ये देखेंगे, गुणसूत्र के बारे में देखेंगे, डीएनए और आरएनए जो हम यहीं पे छोड़ दिए थे, ठीक ना। जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और आरएनए और डीएनए के अंदर में जीन पाया जाता है। देखिए डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये है आपका डीएनए। देखिए कोशिका को यदि अंदर देखिएगा ना, कोशिका के अंदर, तो वो क्या पाया जाएगा, आपका गुणसूत्र निकलेगा। गुणसूत्र को बहुत लंबा करके देखिएगा, बहुत अच्छे से एकदम वो माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको डीएनए दिखेगा, और डीएनए को भी खूब गहराई में जा कर के देखिएगा तब आपको जीन दिखेगा, ठीक है। इसी को आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक ये डीएनए का ही रहेगा। इसके बाद तीसरा पार्ट जो सेल का आएगा, उसमें हम कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन कैसे कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए, चूँकि बड़ा टॉपिक है, इसको पार्ट बाई पार्ट करेंगे। ओके, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल आशु लर्निंग ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।